अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल आपने इंडिया के चैनल्स पे एक वीडियो तो देखी होगी। माँ, मैंने कहा था ना कि मोदी जी हमें बचा लेंगे। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। जी, ये वीडियो है उस वक्त की जब जनाब यूक्रेन पे रशिया अटैक कर चुका था और सब के सब जो हैं वहां पे बेयारो मददगार छोड़ दिए गए। खुद उन्हीं स्टूडेंट की जुबानी अगर आप सुने तो वो ये था कि हमें किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। जब हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके तब जाके जनाब गवर्नमेंट हमें पूछती है कि आप इंडिया के सदस्य हैं और आ जाएं, हम आपको बचाने आए हैं। सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है। और रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। बीजेपी की टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। Pakistan's voters have spoken, but the mandate is anything but clear. Pakistan's financial crisis. दरअसल जो आज की हमारी वीडियो है ये है उस कहानी पे जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया यानी कि बर्रे सगीर पाको हिंद की जिसके बेस पर सारी की सारी कौम को हर आने वाले हुक्मरान ने अपनी दानस्ताना कोशिश और अपने पुरजोर अज़ाइम के साथ इनको जाहिल और इनको दिमागी तौर पे मफलूज और गुलाम रखने की कोशिश जारी रखी है और उसमें बहुत हद तक ये हमेशा से कामयाबी भी हुए हैं। क्योंकि जब टेन्योर पूरा करने के बाद इनसे परफॉर्मेंस की बात की जाए, जब इनसे बात की जाए कि शिक्षा के लिए यानी कि एजुकेशन के लिए आपने क्या किया, आपने रोजगार के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, मिडिल क्लास के लिए क्या किया और आप ये बताएं कि आपने सेहत के शोबे में क्या किया, तो तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और ये जवाब होते हैं जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, यानी कि ये दोनों साइडों से एक एक या दो दो एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे जिसमें आपको पूरी स्टोरी जो है वो हमारी किस तरह से ये दिमागी नशोनुमा से को रोक के किस तरह से ये जमहूरी तौर पे हमारा जमहूरियत हक खत्म करते हैं, किस तरह से जमहूरियत के नाम पे हम पे ये डाका डालते हैं और किस तरह से हमें आज भी 21वीं सदी में ये गुलाम रखे हुए हैं। तो बात शुरू करते हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब से, जिन्होंने 5 साल कुछ जब नहीं किया, जब उनसे सवालात किए जाते हैं। हरव राठी की तरफ से भी आजकल आपने देखा होगा काफी सारी वीडियोस आ रही हैं, लेकिन उन दलील के साथ उन सबूतों के साथ पेश की गई वीडियोस का कोई जवाब नहीं होता, बल्कि चैनल्स को पे कर कर एक पूरा ऑरा बना लिया जाता है, एक पूरा सिरकमस्टांस बना लिया जाता है, एटमॉस्फेयर डेवलप कर दिया जाता है कि ये जी ओपोजिशन पार्टी या फिर देश के दुश्मनों से पैसे लेकर वीडियोस बनाते हैं, इसलिए इनका कोई नहीं। बजाय इसके कि वो उन सवालों के जवाब दें, जवाब कहां से दें, क्योंकि जवाब होते नहीं है। होता यह है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो पुलवामा में खुद ही प्लान करके एक अटैक कर दिया जाता है और फायदा उठाया जाता है इस बात का जो पता नहीं है किधर जी दुश्मनी, ना तो इस अवाम ने एक दूसरे से कुछ लेना देना, ना कोई मसले मसाइल हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है वो हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से है। पुलवामा अटैक करने के बाद क्या होता है कि जनाब मोदी साहब 3-4 जहाज भेजते हैं, कुछ दरख्तों और कुछ कौवों की भयानक मौत का जिम्मेदार बनते हैं और वापसी पे जो अभिनंदन साहब हैं जो वहां पे बेचारे पकड़े भी गए, The tea is fantastic. Thank you. जिनको जूते घुसे भी काफी पड़े, उनको जब हम वापस कर देते हैं तो मोदी साहब उसको भी कैश करते हुए ये कहते हैं कि हमारा उनके ऊपर प्रेशर इतना था, हमने उनको घरों में घुस के मारा और हमें अभिनंदन उनको वापस देना पड़ा। फिर उस बेचारे को जो कि अपनी ही इस हालात से, क्योंकि एक फौजी था और फौजी जो होता है वो अंदर से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फेज से गुजरता रहा था, जो कि उसके चेहरे से भी यहाँ था और बेचारे को शूर्य चक्रवीर और पता नहीं क्या नाम के मेडल्स जो हैं वो सबके सामने दे दिए गए और उसे कहा गया कि आप अपनी वीरता की कहानियां सुनाएं, जबकि उसके पास वीरता की कहानी नहीं थी। तो ये सब कुछ किया जाता है इसलिए कि अवाम को दिखाया जाए कि देखो आपका वजीर आजम कितना दलेर है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। भाई ईंट कहाँ है यही नहीं पता, पत्थर की क्या बात कर रहे हो। यानी कि इस बेस पे 5 साल बाद इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। इससे एक कहानी याद आ जाती है कि जब एक सिपाही ने अपने ऑफिसर से कहा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए घर जाने के लिए, तो ऑफिसर क्या करता है कि सिपाही को ऑर्डर देता है तो दुश्मन का जो है एक टैंक छीन के ले आओ, हम आपको छुट्टी दे देंगे। तो 5 मिनट में सिपाही जाता है और इंडिया के जवानों से टैंक लेके आ जाता है
ऑफिसर ये देख के हैरान होता है कि सिर्फ 5 मिनट में आपने ये टैंक कैसे छीन लिया। तो वो सिपाही बताता है कि कोई बात नहीं सर जी, लेन देन चलती रहती है, जब उनको छुट्टी चाहिए होती है वो भी हमसे टैंक वगैरह ले जाते हैं। तो ये रियलिटी है। और आपको दूसरी एग्जांपल जब शेयर करें तो मैं एक न्यूज सुनता हूं जिसके आगे लिखा होता है भारतीय फौजियों की जानिब से शक्कर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, सिविल आबादी को भी निशाना बनाया गया और इतनी जानें चली गई और इतने सिपाही शहीद हो गए। और पाकिस्तान की आर्मी ने जवाबी वार में दुश्मन की बंदूकें बंद कर दी। और सेम दिन मैं जब न्यूज सुनता हूं, इंडिया के चैनल पे भी सेम न्यूज चल रही होती है कि पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, इंडियन फौजियों ने जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की तोपों के मुंह बंद कर दिए और पाकिस्तान की तरफ से सिविल आबादी को भी निशाना बनाया गया। तो ये सारी जो न्यूज है यानी कि दोनों तरफ से सेम चल रही होती है, जहां पे इंडिया के लोग ये समझते हैं कि अगर आप जंग करना चाहते हैं तो सीधा सीधा क्यों नहीं करते, क्योंकि जिनके बच्चे उस गोलियों में शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, नुकसान होता है, वो ये सोचते हैं कि ये बुज़दिल हैं जो कि बगैर वजह के गोलियां चला देते हैं और बिना बताए चलाते हैं। सेम वाइज पाकिस्तान की तरफ ये सारा एटमॉस्फेयर डेवलप होता है और सेम वाइज पाकिस्तानी भी यही सोचते हैं कि अगर आपने जंग करनी है तो सीधा सीधा है, क्यों नहीं करते। लेकिन ये सारा खेल चल रहा होता है इलेक्शन के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि वो टैंक की बात, कि वो टैंक ले आते हैं जब उनको जरूरत हो, तो सेम वाइज अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों के सियासतदानों में आपस में कोऑर्डिनेशन नजर आती है कि आपको जब जरूरत हो इलेक्शन में, क्योंकि शिक्षा के नाम पर, सेहत के नाम पर, अस्पतालों के नाम पर, जॉब्स के नाम पर आखिर में आपने स्टंट ही करने हैं, वो तो हम कर नहीं सकते। तो लिहाजा जब आपको जरूरत पड़े आप मर्द मोमिन बन जाओ, जब हमें जरूरत पड़े हम मर्द मोमिन बन जाएं, हम दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को 2-2 रुपए दे के शक्तिमान कहा करें। तो तीसरी तरफ जब जाते हैं कि जनाब मोदी साहब बॉर्डर पे, लद्दाख पे केवल 100 किलोमीटर दूर सरहद से खड़े दिशन 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 इस तरह के म्यूजिक चलते हैं, वो जनाब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़े होते हैं और ये सारे चैनल्स पे दिखाया जाता है और चैनल्स पे दिखा के साथ ये बात की जाती है कि देखो कितना दलेर है हमारा मोदी। भाई आपका काम है डायरेक्शन देना, आप वजीर आजम हैं, आपका काम है पॉलिसी देना। आप पॉलिसी की बजाय ये स्टंट करके हमें क्या साबित करना चाहते हैं। और अगर आपने ये करना है तो भाई आप ऐसे करें कि आप खुद आर्मी में भर्ती क्यों नहीं हो जाते। तो मेन चीज़ ये है कि ये सारे के सारे स्टंट जो किए जा रहे होते हैं ये सिर्फ इसलिए किए जा रहे होते हैं कि कहीं हम इस अवाम की दिमागी नशोनुमा को कभी बढ़ने ना दें, इनको इन्हीं बातों में बेवकूफ़ बनाते रहें और इसी तरह इनको चक्कर देते रहें। चलते हैं हमारे जनाब पाकिस्तान की जानिब। यहाँ पे भी कोई करैक्टर्स की कमी नहीं है। यहाँ पे नज़र आती है आजकल आपको स्टोरी कभी खुशी कभी गम के सबसे बड़े एक्टर और सबसे बड़े फनकार जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा। आपने नवाज शरीफ जनाब जब 4 साल भगोड़े रहकर वापस आ रहे थे तो उनको आते हुए उनका एक हेलीकॉप्टर देखा होगा एक जलसे में, और मरियम औरंगजेब कह रही थी कि वो देखो वो देखो वो देखो मालिक वो देखो वो देखो। जैसे कोई शाहरुख खान आ रहा है और बड़े विलन शीलन जो हैं वो कमाल करके कोई आ रहा है, भाई मुजरिम आ रहा है, वो देखो। तेरा कहना तो इसलिए बनता है क्योंकि तुझे बगैर किसी इलेक्शन में कंटेस्ट किए, बगैर किसी वोटों के एक MNA या MPA की सीट भी मिलनी है, वजारत भी मिलनी है। हम क्यों देखें भाई, हमें तो बता दो कि वो देखो कोई बहुत बड़ी कोई इमारत ढा के आ रहा है, क्या करके आ रहा है कि वो देखो। फिर शुरू होती है मेन एक्टर्स की स्टोरी जिसमें जनाब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा आपस में गले लग लग के अवाम के सामने ऐसे रोते हैं जैसे हम अवाम ने इन बेचारों का पैसा लूट लिया है, हम खा गए हैं इनको। मेन चीज़ कहाँ पे आती है जब हम इन बेचारों की शक्लें देखते हैं जिनका सारा पैसा इन्होंने हमारा नहीं हमने इनका लूट लिया है और बड़े मजलूम हैं ये, गले लग लग के रोते हैं और हमें दिखाते हैं वो ड्रामे, क्योंकि एट दी एंड हमारे पास होते हैं सिर्फ दिखाने को ड्रामे और फिल्में और कारकर्दगी के नाम पे कुछ भी नहीं। चलते हैं जनाब नेक्स्ट छोटी सी एग्जांपल की तरफ। आजकल तो जनाब मूवीज़ में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, खैर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है।
آپ سیاستدان ہو کہ جتنے بڑے اچھے کریکٹر اور جتنے بڑے اچھے ایکٹر ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ جتنا پیسہ کما سکتے ہیں وہ شاہ رخ خان، دلیپ کمار، سلمان خان، عامر خان یہ نہیں کما سکتے. 200-300 کروڑ لگاتے ہیں، 100-200-300 کروڑ کما لیتے ہیں. ادھر جناب ہمارے جو سیاسی کریکٹر ہیں یہ ماشاءاللہ سے پیسہ بھی نہیں لگاتے، تھوڑا سا ڈرامہ کرتے ہیں، ایکٹنگ میں پوری جواں مردی سے محنت کرتے ہیں اور 20,000 کروڑ، 50,000 کروڑ، 2 لاکھ کروڑ اتنا پیسہ کماتے ہیں. تو ان کی فلم ہمیشہ ہٹ ہی جاتی ہے، بے شک یہ اپوزیشن میں بیٹھے، بے شک حکومت میں بیٹھے. فلمز کی بات کر رہے تھے تو وہ فلم میں جناب اس وقت فلم بنتی ہے جوان، اس وقت فلم بنتی ہے ٹائیگر 3، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ جناب ایک جاسوس دشمن ملک میں گھس گیا ہے، اس نے ان کی پی ایم کو بھی بچا لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. اور ہم اتنے احمق قسم کے لوگ ہیں کہ ہم ان موویز کو 1,000 اور 2,000 کروڑ کا بزنس دے دیتے ہیں. لہٰذا ہم بھی ان کے اس پلاننگ کو کامیاب کروانے میں بہت آگے ہیں. 21ویں صدی جہاں پہ دنیا باتیں کرتی ہے چاند تاروں ستاروں کی، اور وہاں پہ ہم بیٹھ کے تھیٹر میں دیکھ رہے ہیں جوان، ٹائیگر 3، اور یہ گھس کے مارا، یہ کر کے مارا کسی ملک میں، یہ وہ، مطلب سب فضول کی کہانیاں. یقین مانے یورپ میں ایسی ایک بھی مووی اگر ریلیز ہو اتنی بری طرح سے پٹے، کیونکہ اس میں کوئی لاجک ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ سب کی سب انویسٹمنٹس ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کریں، اس طرح کی ویڈیوز بنائیں، اس طرح کی موویز بنائیں. اس قوم کو آپ نے نہیں اٹھنے دینا. تو چلتے ہیں اپنے کنکلوژن کی طرف. تو کنکلوژن جو ہماری ویڈیو کا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں آپ میں جو ہیں وہ اللہ نے ہمیں اپنی نظریں دی ہیں، ان نظروں سے اس کو فراست سے اس کو دیکھیں کیا ریالٹی ہے. یہ چینلز، یہ میڈیا ان چیزوں کے ایک ماحول میں خود کو ڈھال کے اس کو اپنے آپ کو نہیں خراب کریں. ہم اس وقت کیوں تھرڈ ورلڈ دنیا میں گنے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم آج بھی دنیا کی سب سے بڑی عوام، سب سے بڑی قوم ہونے کے بعد بھی قوم نہیں، ایک ریوڑ کی طرح ہیں جن کو عجیب سی فضول سی فلمیں، یوز لیس سٹوریز اور ان چیزوں کو دیکھ کے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھ کے نعرے مارنے آتے ہیں. تو واللہ اس چیز کے اوپر سوچیں، سمجھیں اور عمل کریں. لہٰذا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.